नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं सिलेक्शन यूनिवर्सिटी। पिछले सेशंस में हमने देखा कि मौर्य के बाद बिहार का पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप कैसे बदला और कैसे ये रीजन एक नए युग के लिए तैयार हो रहा था। आज हम उस युग में प्रवेश कर रहे हैं जिसे भारत का गोल्डन एज कहा जाता है और जिसका सबसे मजबूत स्तंभ बिहार था। गुप्ता काल का आरंभ लगभग 4th सेंचुरी एडी में होता है, जब चंद्रगुप्त आई, जिनका शासन लगभग 319-335 सीई के आसपास माना जाता है, एक ऐसा पॉलिटिकल स्टेप लेते हैं जो बिहार को फिर से राष्ट्रीय शक्ति का केंद्र बना देता है। उनकी शादी लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से होती है और ये शादी एक सिंपल अलायंस नहीं थी। ये मगध के पुराने प्रभाव और लिच्छवी राज्य की मर्यादा को जोड़कर एक नए सम्राट को जन्म दे रही थी। बिहार के लिए ये शादी इसलिए क्रूशल थी क्योंकि इसी के बाद गुप्ता डायनेस्टी अपना कैपिटल पाटलिपुत्र शिफ्ट करते हैं। ये सेम पाटलिपुत्र जहां से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका ने भारत की सबसे बड़े साम्राज्यों को चलाया था, आज फिर एक नए शक्तिशाली राजवंश का पावर सेंटर बनने जा रहा था। चंद्रगुप्त वन ने जब गुप्ता साम्राज्य की घोषणा की, तब बिहार उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का कोर रीजन था। कॉइन्स में उनका और कुमार देवी का साथ में प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि गुप्ता पॉलिटिकल अथॉरिटी बिहार के थ्रू ही लेजिटिमाइज्ड होती थी। ये टाइमलाइन याद रखें, गुप्ता एरा की ऑफिशियल शुरुआत 319-320 सीई से मानी जाती है, जिसे गुप्ता संवत का ईयर 1 कहा जाता है। अब बिहार में इस समय की स्थिति को समझते हैं। पाटलिपुत्र एक बार फिर से राजनीतिक डिसीजन मेकिंग का केंद्र बन चुका था। बिहार की जियोग्राफिकल पोजिशनिंग, नॉर्थ में हिमालय के दर्रे, साउथ में फॉरेस्ट बेल्ट, वेस्ट में गंगा यमुना दोआब का एक्सेस और ईस्ट में बंगाल के ट्रेड रूट्स, ये सब मिलकर इस रीजन को सबसे स्ट्रेटेजिक बनाते थे। इसी स्ट्रेटेजिक वैल्यू के कारण बिहार को गुप्ता रूलर्स ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बेस बनाया। चंद्रगुप्त वन के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन आता है समुद्रगुप्त के शासन में, जिनका पीरियड लगभग 335-375 सीई माना जाता है। उन्हें इंडियन नेपोलियन कहा जाता है और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसे हरिसेना ने कंपोज किया था, उनकी विजयों का सबसे ऑथेंटिक रिकॉर्ड है। लेकिन बिहार के पर्सपेक्टिव से देखना सबसे जरूरी है कि उनकी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ का सेंटर पाटलिपुत्र ही था। बिहार में पाए गए उनके गोल्ड कॉइन्स, जिन पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त का चित्रण है, दिखाता है कि बिहार उनका कल्चरल कैपिटल भी था। इस पीरियड में बिहार का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बहुत मजबूत होता जा रहा था। गंगा के किनारे की एलुवियल सॉइल 4th सेंचुरी एडी में भी भारत की सबसे प्रोडक्टिव जमीन थी। डबल क्रॉपिंग, कैटल इकोनॉमी और इरिगेशन सिस्टम ने बिहार को गुप्ता फिस्कल स्ट्रक्चर का स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर बना दिया। गुप्ता रूलर्स ने लैंड ग्रांट्स देने का सिस्टम बिहार में एक्टिव किया। ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से प्रूव होता है कि बिहार में ब्रह्मदेया और अग्रहारा लैंड ग्रांट्स दिए गए, जिसका सीधा इफेक्ट सोसाइटी के ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशंस पर पड़ा। इस समय बिहार एक कल्चरल रेनेसांस में प्रवेश कर रहा था। गुप्ता कला, जो अपने क्लासिकल स्टाइल के लिए वर्ल्ड फेमस है, बिहार में टेराकोटा, मेटल इमेजेस और स्ट्रक्चरल टेम्पल्स के रूप में उभर रही थी। इसके प्रमाणों में नालंदा, राजगीर और बोधगया के आसपास मिलने वाले अर्ली गुप्ता स्कल्पचर्स शामिल हैं। नालंदा का फाउंडेशन गुप्ता समय में ही रखा गया, लगभग 5th सेंचुरी एडी के प्रारंभिक दिनों में। याले, चाइनीज पिलग्रिम फाहियान, जो लगभग 399 से 414 एडी के बीच भारत आए, उन्होंने पाटलिपुत्र और बिहार के बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस का वर्णन किया है। उनके लिखों से पता चलता है कि बिहार एक इंटेलेक्चुअल हब बन चुका था, जहां शांति, शिक्षा और धार्मिक चिंतन का महासागर था। समुद्रगुप्त के दौरान बिहार में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता था, इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझना जरूरी है। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोविंसेस को भुक्ति कहा जाता था, जिसे एक उपारिका कंट्रोल करता था। बिहार के रीजन्स में विषयपति, ग्रामिक और नगर श्रेष्ठी जैसी लोकल अथॉरिटीज का रोल स्ट्रांग था। यह डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल बिहार के ट्रेड और एग्रीकल्चर के लिए काफी इफेक्टिव था। चंद्रगुप्त वन और समुद्रगुप्त के बाद बिहार की कहानी एक और बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ती है और इस परिवर्तन का सबसे बड़ा नायक चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य था। उनका शासन लगभग 375-415 सीई के बीच माना जाता है और यही वो समय है जिसे इंडिया का क्लासिकल पीक कहा जाता है। बिहार, जो समुद्रगुप्त के दौरान पॉलिटिकल और कल्चरल कैपिटल बन चुका था, अब इंटेलेक्चुअल और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस का केंद्र बनने जा रहा था।
चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने पितृशासन की तरह ही पाटलिपुत्र को इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन उनका फोकस ग्रंथ, कला और विज्ञान पर ज्यादा था। बिहार में उनके दौरान मेटल कास्टिंग, ब्रॉन्ज इमेजेस, टेराकोटा आर्ट और अर्ली स्ट्रक्चरल टेम्पल्स का डेवलपमेंट और रिफाइन हो गया। नालंदा और राजगीर के आसपास मिले उनके समय के ब्रॉन्ज बुद्ध इमेजेस उनके शासन की कला को वर्ल्ड क्लास लेवल का प्रमाण बनाते हैं। बिहार की मेटलर्जी गुप्ता समय में एक टॉप टियर कला थी। इसकी पॉलिश, सिमेट्री और प्रपोर्शन आज भी स्कॉलर्स को इम्प्रेस करती है। एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस आता है, चाइनीज ट्रैवलर फाहियान का भारत आना। फाहियान लगभग 399-415 सीई के बीच इंडिया आए थे और उनका सबसे डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन बिहार के बारे में मिलता है। उन्होंने पाटलिपुत्र को एक बड़ा और विकसित शहर बताया है, जहां लोग शांति से रहते थे, कानून व्यवस्था मजबूत थी और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज ऑर्गेनाइज्ड थे। फाहियान का डिस्क्रिप्शन एक एक्सटर्नल प्रूफ देता है कि गुप्ता समय में बिहार सच में एक समृद्ध, शांत और कल्चरली वाइब्रेंट रीजन था। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बिहार में इस दौरान काफी ऑर्गेनाइज्ड था। बिहार गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के सेंट्रल भुक्ति के अंदर आता था और यहाँ के विषयपति और नगर श्रेष्ठी बहुत प्रभावशाली पोजीशंस थीं। पाटलिपुत्र डालिनी डिसीजंस के लिए अब भी सेंटर था, लेकिन बिहार के अलग अलग रीजन्स में लोकल असेंबलीज का रोल बढ़ रहा था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन एक तरह से बिहार की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को और स्मूथ बनाता गया। बिहार में एग्रीकल्चर गुप्ता समय में टॉप पोटेंशियल पर थी। एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ गंगा के कारण यहाँ हाई यील्ड राइस और व्हीट प्रोडक्शन होता था। टैक्सेशन लगभग 1/4 प्रोड्यूस होता था, जो मौर्यन समय के टैक्सेशन से मिलता जुलता था। पर गुप्ता रूलर्स ने टेम्पल इंस्टीट्यूशंस को लैंड ग्रांट्स देकर एक न्यू सोशो इकोनॉमिक सिस्टम भी स्टैब्लिश किया। बिहार में मिलने वाले कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस दिखाते हैं कि यहाँ ब्राह्मण्स और स्कॉलर्स को अग्रहारा ग्रांट्स दिए गए। ये लैंड ग्रांट्स गुप्ता एजुकेशन सिस्टम की बैकबोन बन गए। इन लैंड ग्रांट्स से बिहार में संस्कृत लर्निंग सेंटर्स और वैदिक पाठशालाओं का विकास हुआ। इस समय बिहार का कल्चरल डेवलपमेंट सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं था। बुद्धिज्म बिहार में इक्वली स्ट्रांग था। बोध गया का विकास गुप्ता समय में और स्टेबल हुआ और नालंदा के अर्ली मॉनेस्ट्रीज इसी पीरियड में कंसोलिडेट हो रहे थे। नालंदा के फाउंडर का नाम ट्रेडिशनली कुमार गुप्ता वन माना जाता है, जिनका शासन लगभग 415-455 सीई के आसपास था। यानी बिहार में वर्ल्ड्स फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी का बीज गुप्ता पीरियड में ही बोया गया। इस सिंगल फैक्ट का वेट इतना ज्यादा है कि इससे गुप्ता बिहार का इंपॉर्टेंस किसी भी एग्जाम में जस्टिफाई हो जाता है। नालंदा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं, बल्कि पूरे एशिया का नॉलेज पावर हाउस बनने जा रहा था। गुप्ता रूलर्स ने यहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, लैंड डोनेशंस दिए और स्कॉलरली एक्सचेंज को अलाउ किया। यही वजह है कि बाद की सेंचुरीज में चाइना, कोरिया, जापान और श्रीलंका के भिक्षु बिहार आए, वेदा, फिलॉसफी, मेडिसिन और लॉजिक सीखने के लिए। इस सब के बीच बिहार का ट्रेड भी तेजी से बढ़ रहा था। पाटलिपुत्र से बंगाल तक का ट्रेड रूट एक्टिव रहा और बिहार नेपाल के दर्रों से हिमालयन ट्रेड को कंट्रोल करता था। गुप्ता समय के कॉइन्स, स्पेशली गोल्ड दिनार्स, बिहार में बड़ी संख्या में पाए गए हैं, जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का डायरेक्ट प्रूफ है। गुप्ता काल का उत्तर चक्र, जो लगभग 5वीं सेंचुरी सीई के मध्य से शुरू होता है, बिहार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आता है। जहां पहले बिहार राजनीतिक और सांस्कृतिक शिखर पर था, वहीं अब धीरे धीरे ऐसे बदलाव दिखाई देने लगते हैं जो आने वाले समय की दिशा तय करते हैं। गुप्ता रूलर्स, स्पेशली स्कंदा गुप्ता, जिसका शासन लगभग 455 से 467 सीई के बीच माना जाता है, साम्राज्य को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन बाहरी और आंतरिक दबावों का असर बिहार पर साफ दिखने लगता है। सबसे बड़ा बाहरी दबाव था होनास का। होना आक्रमणकारियों ने लगभग 460 सीई के आसपास उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया। स्कंदा गुप्ता ने उन्हें पहले चरण में रोक दिया, लेकिन इस युद्ध का आर्थिक बोझ सबसे ज्यादा एम्पायर की सेंट्रल प्रोविंसेस पर पड़ा और बिहार उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था। बिहार से रेवेन्यू कलेक्शन मुश्किल होने लगा, क्योंकि युद्ध और सुरक्षा पर भारी खर्च ने ट्रेजरी को कमजोर कर दिया। स्कंदगुप्ता के कॉइन्स बिहार से तो मिलते हैं, लेकिन उनकी मात्रा अर्लियर रूलर्स के कॉइन्स की तुलना में कम है। ये संकेत देता है कि ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने लगी थी। गुप्ता काल की आर्ट और आर्किटेक्चर अभी भी बिहार में जीवित थी, लेकिन धीरे धीरे क्राफ्ट्समैनशिप की वो चमक कम दिखाई देने लगती है जो समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता II के समय पर चरम पर थी।
मेटल कास्टिंग अभी भी होती थी, टेराकोटा फिगरीन्स भी बनती थीं, लेकिन उनके प्रोपोर्शंस और डिटेलिंग पहले जितनी रिफाइंड नहीं बची। यह डिक्लाइन हमेशा अचानक नहीं होता, ये एक स्लो ट्रांजिशन था जो आर्थिक रिसोर्सेज की कमी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण आया। एजुकेशन का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा अभी भी सक्रिय और प्रतिष्ठित था। 5th सेंचुरी सीई में फाहियान के बाद जब 7th सेंचुरी में युएनजांग आता है, तब नालंदा अपने पीक पर मिलता है। इसका मतलब यह है कि गुप्ता डिक्लाइन के समय भी बिहार का इंटेलेक्चुअल जीवन पूरी तरह से नहीं टूटा। नालंदा और बोध गया जैसे धार्मिक शैक्षणिक केंद्र बिहार की कल्चरल बैकबोन बने हुए थे, लेकिन नालंदा को मिलने वाले लैंड ग्रांट्स में कमी आने लगी थी, जिससे पता चलता है कि गुप्ता रूलर्स धीरे धीरे अपना कंट्रोल और फाइनेंशियल कैपेसिटी खो रहे थे। बिहार की पॉलिटिकल स्थिति इस दौर में एक नई दिशा लेने लगती है। लोकल चीफ्स और फ्यूडल लॉर्ड्स, जिन्हें हम फ्यूडेटरीज या सामंत कहते हैं, अपनी शक्ति बढ़ाने लगे थे। पहले जो शक्ति पाटलिपुत्र के हाथ में थी, अब ये धीरे धीरे आसपास के छोटे छोटे क्षेत्रों में बंटने लगी। यही डिसेंट्रलाइजेशन गुप्ता डिक्लाइन की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। स्कंद गुप्ता के बाद नरसिम्हा गुप्ता बालादित्य और फिर बुद्ध गुप्ता जैसे रूलर्स आते हैं, जिनका बिहार पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस लिमिटेड था। होनास का दबाव ईस्ट डायरेक्शन तक कम पहुंच पाया, इसलिए बिहार पूरी तरह अस्थिर नहीं हुआ, लेकिन सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर होने से बिहार एक नए पॉलिटिकल वैक्यूम की ओर बढ़ रहा था। ये वो वक्त था जब बिहार धीरे धीरे रीजनल किंगडम्स और लेटर डायनेस्टीज के लिए तैयार हो रहा था, जैसे पाला एम्पायर जो 8th सेंचुरी सीई में उभरता है और बिहार को फिर से बौद्ध शिक्षा का ग्लोबल केंद्र बना देता है। गुप्ता डिक्लाइन के बाद भी बिहार की सबसे बड़ी ताकत उसका जियोग्राफिकल और कल्चरल कैरेक्टर था। गंगा वैली की फर्टिलिटी, ट्रेड रूट्स का इंटरसेक्शन और नालंदा बोध गया का इंटेलेक्चुअल कॉरिडोर यह सुनिश्चित करता है कि बिहार भले गुप्ता पॉलिटिकल डिक्लाइन का हिस्सा बने, पर नॉलेज और कल्चर के स्तर पर यह क्षेत्र फिर भी भारत का प्रकाश बना रहा। इस पूरे डिक्लाइन फेज का सार एग्जाम के पॉइंट से यह है कि गुप्ता एम्पायर का कमजोर होना बिहार में पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, इकोनॉमिक स्ट्रेन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन का कारण बना। लेकिन इसके बावजूद बिहार की कल्चरल रूट्स इतनी स्ट्रांग थीं कि यह रीजन अगले ही 2-3 सेंचुरीज में फिर से एक मेजर पावर बन जाता है। ये समय एक ट्रांजिशन था। गोल्डन एज के शिखर से उतरकर बिहार एक नए युग का स्वागत कर रहा था, जहां से मेडिवल और अर्ली पाला पीरियड की कहानी शुरू होगी। गुप्ता का पतन एंड नहीं था, बल्कि बिहार के लिए एक नए दौर की तैयारी थी। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आज हमने समझा कि गुप्त काल ने बिहार को किस ऊंचाई तक पहुंचाया, कैसे पाटलिपुत्रा फिर से भारत का शक्ति केंद्र बना, कैसे नालंदा और बोध गया जैसे ज्ञानस्थल दुनिया भर में एक पहचान बन गए, और कैसे गुप्त शासन के कमजोर पड़ते ही बिहार एक नए युग में प्रवेश करने लगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो या आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी मदद मिली हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस सीरीज को सीक्वेंस में ज़रूर सुनिए। आपके सपोर्ट ही इस कोर्स को और बेहतर बनाती है। मिलते हैं अगले भाग में एक नए चैप्टर, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक सुनते रहिए, समझते रहिए और रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।